साजो हक को साजो CNBC के कराची स्टूडियो में मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और मैंने सोचा कि यूं तो तमाम कौमी बैनुल-अक़वामी मसाइल पर गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन अपने सिंध पर गुफ्तगू नहीं होती। बल्कि मेरी तो ये भी ख्वाहिश थी कि आज जो भी हमारे मेहमान हैं, साईं हमारे सिंध के मेहमान हैं, मेजबानी भी अगर मैं सिंधी में कर सकता, वरना फिर मैं कह देता बशीर कुरैशी साहब या शाह साहब या आप ही लोग मेजबानी कर ले, मैं आपके साथ शरीक गुफ्तगू हूँ। मुझे आज जब इस पर गुफ्तगू हो रही है तो यहाँ कराची स्टूडियो में मैंने जहमत दी है। पीपल्स पार्टी सिंध के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, इनकी फैमिली का भी बड़ा तवील ताल्लुक रहा है मोहतरम मुराद अली शाह साहब से। फिर सिंध में कौम परस्ती की तहरीक के हवाले से हमारे शाह मोहम्मद शाह की भी एक पूरी तारीख है। फिर हमारे GSN के साईं GM सैयद के पैरोकार और आजकल तो काफी सरगर्म नजर आते हैं मोहतरम बशीर कुरैशी साहब को भी मैंने दावत दी है। कोशिश करूंगा कि जरा स्कॉलरली इंटेलेक्चुअली भी कुछ लोगों से बात की जाए, लेकिन क्यों ना जरा सा मैं आपको पीछे ले चलूं कि सिंध में कौम परस्ती के उरूज व ज़वाल को समझने के लिए हमें थोड़ा बहरहाल तारीख में जाना ही पड़ेगा। सिंध में कौम परस्ती की तहरीक यूं तो आपको इल्म है, उसकी पूरी एक तारीख है और इसका बुनियाद एंटी वन यूनिट के कयाम से हुई, जिसके बानी साईं GM सैयद थे। और फिर साईं GM सैयद ने इसी एंटी वन यूनिट को अपने एक सिंध यूनाइटेड फ्रंट में तश्कील दिया और उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म से उन्होंने सन 70 के इलेक्शन में हिस्सा लिया। तमाम आपको इल्म है इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ चुकी थी और फिर पीपल्स पार्टी की आपको इल्म है कि किस तरह से उसको 70 के बाद उरूज मिला। सिंध में कौम परस्ती की तहरीक यूं तो बहुत पुरानी है, मगर इसका बाकायदा आगाज वन यूनिट के कयाम के बाद तहरीक आजादी के इंतहाई सीनियर रहनुमा साईं GM सैयद ने एंटी वन यूनिट की सूरत में किया। वन यूनिट टूटने के बाद साईं GM सैयद एंटी वन यूनिट को सिंध यूनाइटेड फ्रंट में तब्दील कर देते हैं और इसी प्लेटफॉर्म से बालिग राय दही की बुनियाद पर होने वाले सन 70 के इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। सिंधी से ताल्लुक रखने वाले अयूब खान की काबीना के ज़हीर-उल-फित्तीन वजीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ताशकंद डिक्लेरेशन में इख्तलाफ करते हुए नवंबर सन 1968 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखते हैं, जो सन 70 के इलेक्शन में सिंधी नहीं मगरबी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। साईं GM सैयद और इनको हामियों को इस इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त होती है। GM सैयद से पहला उसूली इख्तलाफ तरक्की पसंद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और दानिश्वर रसूल बख्त वलीजो करते हैं और सन 1971 में सिंधी अवामी तहरीक की बुनियाद रखते हैं। साईं GM सैयद सिंध यूनाइटेड फ्रंट को सन 1972 में GS सिंध महाद में तब्दील कर देते हैं और यूं पहली बार बांग्लादेश की तहरीक से मुतासिर होकर साईं GM सैयद सिंधु देश का नारा लगाते हैं। 90 की दहाई के आगाज में उस वक्त मुमताज तालिब इल्म रहनुमा डॉक्टर कादिर मक्सी सिंध तरक्की पसंद पार्टी की बुनियाद रखते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वाले भुट्टो साहब के टैलेंटेड कजन मुमताज अली खां भुट्टो सिंध नेशनल फ्रंट के नाम से सिंधी अवाम के हुकूक का नारा बुलंद करते हैं। उससे एक दहाई से सिंध में कौम परस्ती के हवाले से जो उखाड़ पछाड़ हुई, उसमें इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि साईं GM सैयद के पोते जलाल महमूद शाह की क़यादत में सिंध यूनाइटेड पार्टी एक कुव्वत बनकर सामने आई है। साईं GM सैयद की सियासत के हवाले ही से बशीर कुरैशी की क़यादत में GS सिंध कौमी महाज के जलसे जुलूसों में जो ये नारा एक बार फिर भरपूर तौर पर सामने आया है, वो सिंधु देश का ही है। डॉक्टर सफदर सिरकी की GS सिंध तहरीक, अब्दुल वाहिद आरी सर की GS सिंध मूवमेंट और GS सिंध के हवाले से अपनी तंजीम को चलाने वाले रियाज चांडियो भी सिंध में अपने अपने महाज पर सरगर्म अमल हैं। मुख्तलिफ धड़ों और ग्रुपों के नाम से चलने वाले ये महाज, पार्टियां और तहरीकें अपनी जगह, मगर यह हकीकत है कि आज भी सिंध के अवाम की सबसे मकबूल जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। गुज़िश्ता 5 दहाई में होने वाले 6 इंतखाबात में सिंध के अवाम ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में भारी अक्सरियत से पीपल्स पार्टी को ही वोट दिया है। सिंध की कौम परस्त तंजीमों के हवाले से सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनमें इतनी अहलियत और सलाहियत है कि वो PPP का मुताबिल बन सकें।
और फिर इससे भी ज्यादा अहम सवाल यह है कि सिंध की कौम परस्त पार्टियां चाहती क्या हैं, सूबाई खुद मुख्तारी, कौमी खुद मुख्तारी, या इन्हीं से पूछ लेते हैं। शाह साहब, मैंने ये सोचा आप तो हुकूमती पार्टी हैं, क्यों ना आज जरा हम अपने समझने के लिए, नाजरीन के समझने के लिए इन तक जाए। अपने हमारे शाह होते तो कराची और हैदराबाद में, लेकिन आज इस्लामाबाद बैठे हैं, तो क्यों ना मैं बशीर कुरैशी साहब से पहले शाह साहब की तरफ आऊं, कुरैशी साहब को सुनूं, अमर सिंधु भी हमें ज्वाइन करेंगी, और मुराद अली शाह साहब आपके पास आऊं। हुकूमत में इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं मुराद अली शाह साहब से अगर इजाजत लेके बाद आगे शुरू करूं। कुरैशी साहब और शाह साहब। मुजाहिद साहब, आप बिल्कुल जैसे शुरू करना चाहें। जी शाह महमद शाह साहब, आपने हमारा आपका ताल्लुक तो रहा है, जरा क्विक हमें जरा स्पेसिफिकली बताएं, जो मैंने बुनियादी सवाल किया है, चाहते क्या हैं आप लोग? देखिए, जब मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहता हूं, जब पाकिस्तान के हुसूल की बात हुई थी, तो उसका बुनियाद 1940 का रेजोल्यूशन रखा गया था, और उस वक्त जनाब GM सैयद मुस्लिम लीग के अहम रहनुमा थे, और ये एजाज जनाब GM सैयद को है जिसने 1943 में पाकिस्तान के पूरे बड़े सगीर में सिंध असेंबली से रेजोल्यूशन पास कराया था पाकिस्तान के हक में। ये तो तारीख की एक हकीकत है। लेकिन जो मजबूत मरकज की कुव्वतें हैं, उसी वक्त से लेकर जब ऑल इंडिया थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने रवैया छोटी कौमियतों के साथ वही रखा। उसका नतीजा ये निकला कि जब पाकिस्तान बना और 1948 से लेकर अब तक मजबूत मरकज की कुव्वतों ने हमें न कौम तस्लीम किया है, क्योंकि ये जो हम हैं फेडरेटिंग यूनिट्स, कौमियतों का मुख्तलिफ 5 कौमियतें थी, बंगाली, सिंधी, बलोच, पश्तून और पंजाबियों का, ये हमने एक फेडरेशन या इसको ये कहें कि हम एक एग्रीमेंट बनाई थी कि हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन हुआ ये है कि इस एग्रीमेंट पर पाकिस्तान के वो कुव्वतें जो हमेशा मजबूत मरकज़ में इस्तेहसाल करती हैं, उन्होंने ये हालात पैदा किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल की अक्सरियत को, शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत को तस्लीम न करके पहली तौर पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को 2 लख्त किया गया। और आज भी आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। ठीक है, शाह साहब आप यहां तक आ चुके हैं, तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए, यानी आप ये कहते हैं कि मजबूत मरकज, और मजबूत मरकज में यकीनन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं बल्कि चौथी बार बैठी है। तो आप बुनियादी सवाल ये है, मैं साईं कुरैशी साहब की तरफ आ जाऊं। तारीख में कुरैशी साहब, आप सब लोग, हम लोग मेरे ख्याल जानते हैं, आज आप ये समझते हैं कि जो मजबूत मरकज जिसका शाह महमद शाह जिक्र कर रहे थे, इस्लामाबाद में जो पीर पार्टी बैठी है, बहरहाल जिसे सिंध के अवाम वोट भी देते हैं, मसला यही है? और दूसरा, उससे भी मैं आगे बढ़ा दूं कि ये मसला, क्या आप नहीं समझते कि जो इंतखाबात के जरिए, वोट के जरिए ये मसला हल हो सकता है? क्योंकि आप एक कदम आगे बढ़कर बात कर रहे हैं साईं बशीर अहमद कुरैशी साहब। सर, दरअसल बात यह है जो शाह महमद शाह साहब ने कही कि 1940 में 23 मार्च को जो एक मुआहदा हुआ था कौमों के दरमियान, वो बराबरी के बुनियाद पर आज़ाद रियासतों में हम हुकूमतें, मगर 65 साल से लेकर आज तक 65 से भी ज्यादा मरतबा उसकी खिलाफवर्जी की गई। 46 में इसकी आगाज किया गया, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की दिल्ली में का जो इजलास हुआ, जो है सो उधर ही इंकशाफ किया गया कि हम जो है सो रियासतें नहीं मगर हम एक स्टेट होंगे। उस वक्त ही साईं GM सैयद ने मुस्लिम लीग से अलहदगी अख्तियार की और सिंध की खुशहाली की तरफ, सिंध की तरक्की के लिए काम करना शुरू किया। पाकिस्तान तो बन गया, मगर पाकिस्तान बनने के बाद उस करारदाद की जो जितनी मर्तबा खिलाफवर्जियां हुई हैं, उसमें हमें अभी ये बावर नहीं है कि इस पाकिस्तान के अंदर हमारा तारीखी वजूद, जो सिंध सदियों से एक अलहदा मुल्क रहा है, हम एक कौम रहे हैं और आज़ादी हमारा बुनियादी पैदाइशी हक है। अब हम समझते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर हमारी तारीखी वजूद, हमारी कौम, हमारी धरती, हमारे वसाइल महफूज नहीं हैं, हमारे समुंदर, हमारे दरिया,
हमारा कौमी तशख़्ख़ुस, हमारा तारीखी रवायात भी महफूज नहीं है, हमारा कल्चर, हमारी ज़बान भी महफूज नहीं है। तो इस वजह से हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान में सिंधी कौम का कोई भी मुस्तकबिल और वजूद सलामत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, कुरैशी साहब ने ये बात कर दी। वैसे तो हमें स्कॉलर है, इंटेलेक्चुअली देखती हैं, अमर सिंधु ने भी ज्वाइन किया, लेकिन मुराद अली शाह साहब, ये दो मौक़िफ़ आए हैं, शाह शाह साहब के, कुरैशी साहब के, और अगर हम दीगर लोग को भी जाए, शायद हम कादिर मक्सी साहब से पूछें, थोड़ा सा हटके मेरे ख्याल अयाज पली जो भी ये कहेंगे, तो ये जो काफी यानी पीपल्स पार्टी को छोड़कर इस वक्त सिंध की कौम परस्ती के हवाले से जितनी भी पार्टियां बात कर रही हैं, कमोबेश वो इसी तरह कर रही हैं। ये वैसे जीएसएन कौमी महाजरा आगे बढ़कर बात कर रहा है। शाह साहब, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपकी पार्टी का सिंध में ये मसला आगे इलेक्शन में भी फेस करना पड़ेगा आपको। शाह साहब, शुक्रिया मुजाहिद साहब, पहले तो शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का यहाँ। मुजाहिद साहब, ये बातें जो है ना कोई नई नहीं है। ये बता रहे हैं 46 में साईं GM सैयद ने ये मामला उठाया था, फिर 70 में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। उस इलेक्शन में जो साईं GM सैयद और उनकी पार्टी का हाल वो आपने खुद अभी उसका जिक्र किया है। उसके बाद कई बार ये सारी चीजें बशीर कुरैशी साहब ने जो अभी फरमाया या शाह शाह साहब ने जो कहा, ये सारी चीजें कई बार कई लेवल्स पे सिंध के लोगों को बताई जा चुकी हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि 70 से लेके 70 के इलेक्शन, उसके बाद जो भी इलेक्शंस हुई हैं, उसमें सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर, क्या ये सिंध के लोगों की अकल या उनकी समझ में कोई कोताही है? मेरा नहीं ख्याल है कोई कोताही है। ये समझ चुके हैं, ये वही पुरानी बातें जो हर दफे जब इलेक्शंस करीब आती हैं। अब बशीर कुरैशी साहब ने तो शायद कहा है कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो भी मुझे श्योर नहीं है कि कौन अब GS सिंध कौन है। GS सिंध के कई फैक्शंस बन चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी, जैसे बशीर कुरैशी साहब ने कहा, वो तो बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान के होने पे, लेकिन उनके लीडर जो थे उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था इसी पाकिस्तान में। एक डिक्टेटर ने जो इलेक्शन कराया था, यहिया खान ने, उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया था उन्होंने। उसके बाद उनके बेटे पार्टिसिपेट करते रहे, उनके पोते पार्टिसिपेट करते रहे। तो पाकिस्तान पे हम बिलीव करते हैं। पाकिस्तान के लोग और सिंध के लोग बहुत ज्यादा होशियार हैं। वो अपना बुरा भला सब समझते हैं। ठीक है, और इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि इन चीजों से अब कोई भी असर होगा। ये पुरानी बातें, कोई नई बात हो तो बताएं। ठीक है शाह साहब, यहां तक पहुंचे। वैसे तो ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, लेकिन अमर सिंधु ने भी हमें ज्वाइन किया। अमर सिंधु, आपने कुरैशी साहब और शाह साहब का, हमारे मुराद अली शाह साहब का मौक़िफ़ सुना। आप क्या देखती हैं? ये दो बातें आई हैं कि अब दो, कुरैशी साहब तो बिल्कुल एक इंतहा पर हैं, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि सिंध के अवाम ने एक वफाकी पार्टी को ही वोट दिया है अब तक। आप क्या समझते हैं, ये जो लहर है, किसको किस तरह देखती हैं अमर? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सिंध के अवाम ने हमेशा वफाक परस्त पार्टियों को वोट दिया है, लेकिन इस बात से इनकार करना मेरे ख्याल में अब मुमकिन नहीं रहा कि सिंध की जो मिडिल क्लास और जो मुतवस्सित तबका है वो कौम परस्ती के रुझान को 70s से लेकर अब तक जो है उसमें वो पॉपुलर रहा है, नेशनलिज्म बहुत ज्यादा। और अक्सर तौर पर यह कहा जाता है कि सिंध का पढ़ा लिखा तबका वफाक परस्त पार्टियों को ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उनके इक़्तिदार में आने के बाद उनकी जिस तरह से अपनी छोटी कौमों के साथ उसका इस रियासत का सलूक रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी न सिर्फ शरीक रहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी एक पार्टी के तौर पर जो है। जी, आप क्या पढ़ा लिखा तबका पीपल्स पार्टी में नहीं है? आप जो कह रही है पढ़ा लिखा तबका ये समझता है पीपल्स पार्टी में भी माशाल्लाह मुराद अली शाह साहब भी पढ़े लिखे हैं, शादिया मरी भी पढ़ी लिखी। मुराद अली शाह साहब ने कहा कि वोट की सियासत में यकीनन जो है पीपल्स पार्टी जो है वो जीत जाती है, लेकिन आप ये देखें वो 70s का दौर हो या उसके बाद अब तक जो है पढ़ा लिखा तबका, दानिश्वर तबका और खास तौर पर जो यूनिवर्सिटी और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स का जो एक रुझान रहा है वो इससे ज्यादा कौम परस्ती के ज्यादा वो करीब रहा है। इस हवाले से मैं ये कह रही हूँ कि वो जो पढ़ा लिखा तबका है उनमें जो है वफाक परस्त पार्टियों के लिए कुछ ज्यादा जगह नहीं है। ओके, मुझे वैसे तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक आ जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा तबका यहाँ का हो या कहाँ का नहीं जाता। अमर सिंधु बीबी, ये भी एक अलग लोग सवाल उठाते हैं और इससे और भी रिलेटेड सवाल हम करेंगे। हमारे साथ मोहतरम
बशीर अहमद कुरैशी साहब, शाह मोहम्मद शाह साहब, मुराद अली शाह साहब हैं, अमर सिंधु भी हैं। कोशिश करूंगा कुछ और लोगों को भी शामिल करें। और बुनियादी सवाल बहरहाल ये उठेगा कि ये जो एक नारे में शिद्दत शायद इसलिए भी आई है कि मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, और उसी हवाले से अब हमारे दोस्त कुछ सिंधु देश का भी नारा लगा रहे हैं। ये और से रिलेटेड सवाल होंगे एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा।